संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि देखिए मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। और ये उन्होंने करके दिखाया। चाहे बैरूत पे हमले किए हों या तेहरान में, आपको याद होगा इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे, उनको तेहरान में उन्होंने मारा था। और आज आप देख रहे हैं कि खुमैनी साहब जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए, किसी को पता नहीं कि खुमैनी साहब कहाँ पर हैं। तो ये तो निश्चित है कि ईरान के अंदर ये भय का वातावरण है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। और ये निर्णायक क्षण उन्होंने कहा, और साथ ही कहा कि मैं ईरान के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए आपके सामने आया हूँ। इसको अगर मैं एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहूँ, जो उनका ये स्पीच था, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री में इतना क्योस क्रिएट कर दो वहां की जनता के अंदर सरकार के प्रति, कि जनता खुद सड़कों पे आ जाए और जनता को ये लगे कि हमारी सरकार खराब है। सरकार जो है, यानी कि जो इजराइल क्या बोल रहा है कि आपके नेता आपके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हम आपके बारे में सोचते हैं। मैसेज ये देने का प्रयास। और मुझे एक तस्वीर और याद आई इसी घटना पर। अभी कुछ ईरान के लोग ही अमेरिका में गए और अमेरिका में जो इजराइल की एम्बेसी है उसके सामने जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट नहीं बल्कि समर्थन दिया इजराइल को। क्या समर्थन दिया कि आपने जो हिजबुल्लाह के लीडर को जो मारा, हसनुल्लाह को, वो बिल्कुल सही मारा है, हम आपका सपोर्ट करते हैं और हम इस प्रकार की एक्टिविटीज का समर्थन करते हैं। देखिए ईरान को अगर हम देखें चेतन जी, ईरान जो आज का ईरान है वो ईरान 79 से पहले का ईरान नहीं था। 79 से पहले का जो ईरान था, जब वहां रजा पहलवी हुआ करते थे, वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई वेस्ट का कंट्री है। वहां पर महिलाओं को घूमने फिरने की, जैसा मन करे वैसा घूमने फिर, हर तरह की आजादी थी, फ्रीडम थी। आप जाएं तेहरान को, आपको लगता था जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे हैं। आपको तेहरान तेहरान नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही वहां पे आपका इस्लामिक रिवोल्यूशन आता है, खमैनी गवर्नमेंट आती है, तो खमैनी गवर्नमेंट क्या करती है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के थ्रू गवर्नमेंट को चलाने का प्रयास करती है। मोरालिटी पुलिस वहां पर लेके चलती है। मोरालिटी पुलिस लोगों के लिए तय करती है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे दिखना है, ये सब तय करती है। और आपको याद होगा पिछले दिनों ईरान में महिलाओं ने बहुत प्रोटेस्ट किए और प्रोटेस्ट की बात को लेकर हम हिजाब नहीं लगाएंगे। तो ईरान में एक तो उनका मैसेज ये था कि जो आपकी, और ये भी कहा कि फारसी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, पीस लिविंग कंट्री लोग हैं, उनकी और ज्यादा तरक्की हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके नेता जो हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको रसातल में लेके जा रहे हैं, आपको डिक्लाइन कर रहे हैं। और ये भी कहा कि हम फारसी शासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नेता है, अगर आप पहलवी जैसे लोग ये कराते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? आपके यहाँ निवेश बढ़ेगा, आपके यहाँ पे जो अरबों डॉलर आपने वॉर में खर्च किए हैं लोगों ने, चाहे वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने में किए हों, चाहे हुतीस को करने में किए हों, चाहे इराक के अंदर खर्च किए हों, चाहे सीरिया के अंदर खर्च किए हों, तो जो इस प्रकार के एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, हमास को सपोर्ट करने में किए हों, ये सारे पैसा खर्च होता है ईरान के डेवलपमेंट करने में। तो ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर, ईरान की सरकार को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, मैं इसको कहूंगा बहुत ही स्मार्ट मूव है इजराइल का। और एक बहुत ही, कहते हैं ना, आत्मविश्वास से लबालब इजराइल दिख रहा है। जिस प्रकार उसने हिजबुल्लाह, और देखिए इस पूरे मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो ईरान के बाद जो कद आपका किसका था, हिजबुल्लाह के लीडर का था, जो हसनुल्लाह का, जिसको मार गिराया, यानी कि खुमैनी के बाद बहुत बड़ा कदम माना जाता था। आप देखिए हुतीस तो कुछ भी नहीं हिजबुल्लाह के सामने, हमास कुछ भी नहीं हिजबुल्लाह के सामने। और हिजबुल्लाह के चुन चुन कर उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कमांडर्स को मार दिया है। बिल्कुल। और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं इसको ध्यान पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो आपने आत्मविश्वास की बात की, उसमें आत्मविश्वास तो यहीं से झलकता है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, कि उन्होंने ये साफ तौर पर एक तो ये कहा कि वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी घुसकर अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, ये साफ उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक और, जिस तरीके से वो एक तरफ हमास से अभी लड़े हैं, हमास को उन्हें खत्म किया, उसके बाद गाजा पट्टी में जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑपरेशंस किए, अंदर वो घुसे, अपने लोगों को वहां से निकाला, और हमने कई वीडियोस देखे हैं आईडीएफ के जरिए। उसके बाद इस वक्त वो हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो उनके चीफ हैं नसरुल्लाह, उसको ठिकाने लगाया।
इधर जो हूती विद्रोही हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन पर भी हमले कर रहे हैं। तो यानी कि आप तीन तरीके से लड़ रहे हैं और आपको यह पता है कि आने वाले समय में कितने षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे हैं। जी, देखिए पहले ही माना जाता है इजराइल जो है दो फ्रंट पे नहीं लड़ पाएगा, इजराइल आज तीन फ्रंट पे लड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, हouthis के ऊपर भी अटैक किए गए हैं इजराइल के द्वारा। हouthis पर काफी अच्छे हमले किए गए हैं, यानी कि यमन के अंदर। और आप देखें कि एयर स्ट्राइक करके उसके वीडियो तक बनाए उन्होंने, इसराइल के एयरफोर्स ने वीडियो तक बना के उसको लॉन्च किया कि देखो हमने कैसे जाके हमले किए। और हouthis में जाके उन्होंने यमन के अंदर जाके बम गिराए, उनके जो सेटलमेंट थे उन पे बम गिराए। फिर हिजबुल्लाह को आप टारगेट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का लगातार, अभी मैं जो बता रहा था आपको, जो पेजर अटैक हुए, वॉकी टॉकी जो अटैक हुए, माना जा रहा है कि जो पेजर अटैक में जो 1500-1600 लोग जो मारे गए हैं, ये वो लोग मारे गए हैं जो क्या थे, छोटी छोटी टुकड़ियों के कमांडर थे, जिनके पास में क्या था, पेजर्स हुआ करते थे, वॉकी टॉकी हुआ करते थे। आज हिजबुल्लाह के पास में ऐसी फोर्स नहीं है कि वो क्या कर सके, कोई हमले कर सके। हमले हिजबुल्लाह की ओर से हो नहीं रहे हैं, हालांकि जो भी नए कमांडर बनोगे हम बदला लेंगे, लेकिन अब तक तो हिजबुल्लाह का जो तरीका रहा है हाथों हाथ हमले करता, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि कमांड देने के लिए कोई नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है हिजबुल्लाह के सोल्जर्स के बीच में, जो आपके लड़ाके उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। ऊपर से क्या हुआ है कि इंटरेस्टिंग बात, और मैंने भी पढ़ा, जानकारी मैंने ली कि इजराइल ने क्या किया है, हिजबुल्लाह यानी कि जो लेबनान है उसके ऊपर अपने क्या जो एयरक्राफ्ट है उनको उड़ा रखा है, उनको फ्री किया हुआ है कि कोई भी ईरान की ओर से अगर सप्लाई आए हिजबुल्लाह के लिए, तत्काल उसको क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अगर आपको शक हो कि इस प्लेन के अंदर जो है कोई आपका इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, कुछ वेपन आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उसको आप वहीं मार गिराना। तो ईरान से जो हिजबुल्लाह को आने वाली सहायता है वो भी एकदम क्या है, बंद है। और देखिए कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, फोन तो लोग ये यूज नहीं करते थे हिजबुल्लाह के लोग, और फोन यूज नहीं कर रहे हैं, साथ में आपका क्या है, वॉकी टॉकी वगैरह, उनमें बड़ा भयभीत है कि वो सब एकदम डरे हुए हैं कि हम क्या यूज करें। तो एक जो क्योस होता है किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आप कमांडर्स को मार दे, एक केवल ये नहीं कि नसरुल्लाह को मार दिया है, नसरुल्लाह के अलावा जितने और कमांडर हैं आप नंबर से देखेंगे तो कहीं मैं देख रहा था 7-8 तो नंबर जो ऊपर टॉप कमांडर्स जो होते हैं, 3 उनके जो कमांड होती है, उन तीनों के कमांडर को मार दिया गया है। 3 कमांडर के नीचे जो उनके नीचे आपके कमांडर होते हैं, जॉइंट कमांडर होते हैं, उनको भी मार गिराया है। तो जब कमांडर यानी नेतृत्व विहीन आज हिजबुल्लाह है, और नेतृत्व विहीन संगठन कुछ नहीं कर सकता है, खासतौर से वो भी भय के वातावरण में। सहायता मिल सकती थी ईरान से, खुमैनी उनको सहायता कर सकते थे, खुमैनी उनको लीडरशिप दे सकते थे, खुमैनी खुद डर की वजह से क्या हुए, चुप गए हैं। तो ये मैसेज क्या होगा, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, और कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस ने यह भी कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की प्लानिंग जो है वो रची जा रही है, बुरी साजिश जो है वो रची जा रही है। इस बात का अंदेशा भी कहीं ना कहीं फोर्सेस ने जताया, इजरायली फोर्सेस ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। अब इसको लेकर अमेरिका ने बोला है, बाइडेन साहब ने बोला है कि मिडिल ईस्ट में हमारी फोर्स तैनात है, अगर इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का हमला हुआ तो अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। और हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह जो था, इसकी मौत को बाइडेन साहब ने भी कहा कि एक आतंक की खत्म हुआ है, एक आतंक का सफाया हुआ है, इसने कई अमेरिकन को, कई इजरायली लोगों को मारा था, डिस्टर्ब किया था। तो ये एक सही मौत है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, हाँ, पीड़ितों को न्याय मिला। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, अरब के और भी देश हैं, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, यूएई हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, इनकी प्रतिक्रिया क्या आई है। एक ने भी ये नहीं कहा कि हिजबुल्लाह के चीफ को जो मारा गया वो गलत मारा गया। एक ही स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ा मैंने क्या, सबने क्या कहा कि लेबनान की सिक्योरिटी, लेबनान की सोवरेनिटी। भारत में तो कुछ लोग हैं जो बड़े दुखी हैं। नहीं, ये तो है ही। देखिए आप कश्मीर देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जबकि जो ईरान है, ईरान जो है सिया कम्युनिटी को लेकर चलता है। भारत में जो है हम देखें तो सुन्नियों का दबदबा ज्यादा है, सुन्नियों की जनसंख्या भारत में ज्यादा है, चाहे भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। और ये एक बड़ी भारत में आते क्या होता है, सिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको मिडिल ईस्ट में दिखता है, वो भारत में खत्म करने का प्रयास। और ये जो होता है कि देखिए सिंपल सी क्या है ना, ये फिलिस्तीन का कोस था, फिलिस्तीन का कोस आप देखिए, पहले आपके अरब वर्ल्ड के सऊदी वगैरह ये सारे देश लिया करते थे। आज आप देखें तो सऊदी वगैरह देश जितने भी हैं वो फिलिस्तीन के कोस का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वैसा समर्थन जैसे ईरान करता है। हुआ ये कि फिलिस्तीन का एक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो क्या करते हैं, ये अरब वर्ल्ड भी अपने बीच में खींचतान में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया,
और देखिए इराक को आप जानते हैं, इराक के जो चीफ थे वो सद्दाम हुसैन, हम्म। और सद्दाम हुसैन का जो प्रकृति थी, नेचर थी, वो सेकुलर वाली थी। और जब उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने कहा कि भाई तुम कुवैत करो, कुवैत को छोड़ो। तो सद्दाम हुसैन क्या बोलते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका ने कहा भाई तुम्हारा मसला क्या है, ना तुम्हारे बॉर्डर का मसला है, ना तुम्हारा धार्मिक मसला है। तो इराक क्या बोलता है, सद्दाम हुसैन क्या बोलता है कि नहीं, धर्म का मसला है। अमेरिका ने कहा धर्म का मसला कैसे हो सकता है, सद्दाम हुसैन तुम तो सेकुलर बात करते हो, तुमने तो आज तक धार्मिक मामले को सपोर्ट नहीं किया। तो वो क्या बोलता है सद्दाम हुसैन कि नहीं, अब मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म के मुद्दे को लेकर, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा कि अगर इसराइल फिलिस्तीन को खाली कर दे तो मैं कुवैत को खाली कर दूं। तो आप देखेंगे लीडर्स जो हैं, गल्फ के जो लीडर्स हैं, अरब के जो लीडर्स हैं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से फिलिस्तीन के समर्थन को उठाते हैं। और आप देखिए अभी कश्मीर में उठाया गया फिलिस्तीन का, ये आपका फिलिस्तीन का मुद्दा, हिजबुल्लाह का मुद्दा, क्योंकि कश्मीर में चुनाव है। और जगह नहीं इतना मुद्दा उठ रहा है, जहां जहां जिस राज्य में मुद्दे होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग, जब पूरा आपका भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो फिलिस्तीन की बात दिखाकर भारत में क्या हो रहा था, समर्थन हासिल किया जाता था कि फिलिस्तीन के माध्यम से खास समुदाय को, वर्ग को जोड़े रखो ताकि वो वोटिंग करे। तो ये भारतीय राजनीति पहले से रहा है, ये अब से नहीं, आजादी से पहले की राजनीति, खिलाफत आंदोलन अगर आप देखेंगे तो उस समय भी इसी प्रकार की चीजें गांधी जी ने जो खिलाफत लेकिन आंदोलन, अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें मेरे दो आखिरी सवाल यही रहेंगे कि ईरान जो है हालांकि समर्थन कर रहा है हिजबुल्लाह का, लेकिन हिजबुल्लाह की कमर एक तरीके से टूटी है, लेकिन फिर भी वो जो अभी प्लानिंग चल रही होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उसके पीछे ईरान अब इतना कितना जोर लगा के लड़ सकता है? क्योंकि अब जो चेतावनी दी गई है वो तो ईरान को कहीं ना कहीं खुले तौर पर कही जा सकती है कि दी गई है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए मुझे नहीं लगता जो नसरुल्लाह का जो कद था, जैसे मैंने क्या कहा कि मिडिल ईस्ट में जो खुमैनी का कद है, और खुमैनी के बाद अगर आप धार्मिक रूप से देखें, रिलीजियस रूप से देखें, तो नसरुल्लाह आपको देखने को मिलेंगे जिनको साउथ लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह के अंदर एक काफी प्रभावशाली नेता धार्मिक रूप से माना जाता है। और ऐसा नेता बनने में बहुत समय लग जाता है, जबकि आपके और सेकंड कमांड के जो नेता हैं वो आपने क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। हालांकि जब नसरुल्लाह ने अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को डेवलप किया, विकास की मतलब उसको विकसित किया था कि भाई हम तुम्हारे मतलब मेरे बाद तुम जो बनोगे हिजबुल्लाह के लीडर बनोगे। अभी उनको क्या किया, हिजबुल्लाह ने उनको छिपा दिया है, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, उनको छिपा दिया है। उनके जगह जो बनाए गए हैं प्रेजेंट कमांडर, वो कमांडर उतने प्रभावशाली नहीं है। उनको छिपाया इसलिए गया है कि कहीं इसराइल दोबारा अगर हमला करेगा, किस तरह का अटैक करेगा, तो जो प्रेजेंट कमांडर है वो मारा जाए, लेकिन जो हमारा रियल है जिसको नसरुल्लाह ने तैयार किया है उसको हम बैक में रखेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी एक इस प्रकार के नसरुल्लाह जैसा कद, खुमैनी जैसा कद का नेता बनाने के लिए कई कई साल लगते हैं, दशक लग जाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से इसराइल ने कमर ही नहीं बल्कि माइंड ब्रेन तोड़ा है, कमर तोड़ना तो होता है हम कहेंगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, नेता होता है जो नेतृत्व होता है वो माइंड माना जाता है किसी भी संगठन का। तो आपने नेतृत्व को हिट किया, नहीं आपने माइंड को हिट किया। और केवल नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के जो आपके सहायता करने वाले कमांडर्स है उन सबको भी आपने मार दिया है। तो हिजबुल्लाह एक तरीके से बिल्कुल पंगु जैसा हो चुका है, माइंड लेस हो चुका है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की एक्टिविटी होगी, लेकिन मैं बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि ग्राउंड हमले को लेकर भी इसराइल सोच सकता है, रिजल्ट तैयार कर सकता है। और ग्राउंड हमले हो रहे हैं और सेना अंदर घुस चुकी है, कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। तस्वीरें जो फिलहाल अभी हम चला रहे हैं वो तब की तस्वीरें हैं जब लेबनान की सीमा पर टैंक खड़े कर दिए थे इजराइल ने कल ही, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें रात की सामने आई उसमें ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए हैं हिजबुल्लाह के और भी ठिकानों पर। जो सेना है वो अंदर है। हाँ, मैं वही, अब जैसे अंदर आपकी घुस चुकी है, लेकिन अब पूरे साउथ लेबनान को, जो इसराइल का कहना था, इसराइल का कहना यह था कि पूरे साउथ लेबनान को हम कब्जा करेंगे। और कब्जा क्यों करना है, ये बहुत पहले ही 14 सितंबर को इसराइल की मीटिंग हुई थी अपने सैनिक अधिकारियों के साथ में। उनका कहना यह था कि जो हमारा नॉर्दर्न इसराइल से जो लोग 60-70 हजार लोग पलायन किए हैं हिजबुल्लाह की वजह से पिछले एक साल के अंदर, इनको दोबारा क्या करना है, सेटल करना है। और सेटल करने के लिए हमें जो सदर्न लेबनान है उसको ऑक्युपाइड करना पड़ेगा। तो उसी एक्शन के वो बढ़ चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ग्राउंड जो बैटल होगा उस पर इसराइल को ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जो उसको करना था इन हमलों से वो काम कर चुका है। माइंड लेस है हिजबुल्लाह, एक क्योस है हिजबुल्लाह के अंदर, वहां पे कोई सपोर्ट कम्युनिकेशंस नहीं है। और लीडरशिप जब क्या होती है आपकी शून्य हो जाती है, तो ये स्थिति ऐसी होती है कि आप किसी के ऊपर भी बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इसमें मेरा एक आखिरी सवाल यही रहेगा, और मैं कहूंगा बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इतने दिनों से हम इसको कवर करते आए हैं, आप भी बताते आए हैं तमाम जानकारियां हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग इस वक्त चल रही है उसको लेकर। आप कई लोग हैं सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस पे भी सपोर्ट करते हैं इजराइल को और लिखते हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, इजराइल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के मन में भी आता होगा, हमारे मन में आता है कि इजराइल के पीछे कौन है। इजराइल किस तरीके से तीन फ्रंट पर, जो हमने बात की कि तीन फ्रंट पर एक साथ लड़ रहा है, इतना सा देश, इतनी ताकत, तमाम चीजें उसके पास है, आखिर कैसे, उसके पीछे कौन है? देखिए 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। मतलब आप इसराइल को देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड का रिलीजियस मैप देखेंगे, रिलीजियस मैप, तो आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है क्रिश्चियनिटी, उसके बाद आपको इस्लाम, फिर बुद्धिज्म और हिंदुज्म, और उसके बाद कई छोटा सा कोने में आपको ज्यूज दिखाई देंगे जो इसराइल के नाम से है। दुनिया की सबसे सताईवीं कौम मानी जाती है ज्यूज। और कहा जाता है चेतन जी, जिसको जितना सताया जाता है ना, तो जब वो उग्र होता है तो वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर एग्रेशन आता ही आता है। एक तो बात ये, और ज्यूज कम्युनिटी जो है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत विश्वास करते हैं, आधुनिक विचारधारा को स्वीकार करते हैं, साइंस को बहुत स्वीकार करते हैं। अगर आप दुनिया के नोबल निकालें, आप जितने नोबल मिले हैं, तो सारी कम्युनिटियों से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, ज्यूज को मिलेंगे। पैसे के मामले आप देखेंगे इनको, पैसे के मामले में नीचे अमेरिका की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो पैसे वाली कम्युनिटी है वो है आपकी ज्यूज कम्युनिटी। इसी वजह से अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन आ जाए चाहे डेमोक्रेट आ जाए, दोनों ही सपोर्ट करेंगे इसको, इसराइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां ज्यूज कम्युनिटी फंडिंग करते हैं दोनों पार्टियों को, एक बात। और दूसरी बात, इसराइल को स्टैब्लिश करने का जो मेन मकसद था वो यही मेन मकसद था कि हम इसराइल के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, जो आपका, जिनको हम ब्रिटिश बेस्ड जो कंट्रीज बोलते हैं, इनका मकसद ये था कि इसराइल के माध्यम से हम पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। और देखिए बात समझिएगा, अगर आप इसराइल को देखेंगे ना, इसराइल की जो लोकेशन है वो लोकेशन कैसी है, इसराइल आपका वेस्ट एशिया से कनेक्ट होता है, अफ्रीका से कनेक्ट होता है, और उधर आपका यूरोप से कनेक्ट होता है। और मेडिटेरियन सी पे जो हाइफा पोर्ट है उसका अपना बहुत एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस है। सुएज कनाल आपने सुना होगा, सुएज कनाल। सुएज कनाल क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और वो इसराइल के साउथ में है। और अभी क्या हो रहा है कि जो सुएज कनाल जो है चेतन जी, वो अब पुरानी होती जा रही है, उसका एक नया विकल्प ढूंढा जा रहा है, और एक नई कनाल बनाने की बात है जो आपके इसराइल के गाजा स्ट्रिप से जाएगी, यानी कि जो आपका फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप है वहां से जाएगी और वो हाइफा से जोड़ी जाएगी। तो आप जब वो जुड़ेगी तो रेड सी के थ्रू फिर आपका यूरोप मेडिटेरियन सी से होते हुए उस कनाल से होते रेड सी में आएगा, और रेड सी से अरब सी में आएगा। तो यानी कि इसराइल का जो लोकेशन है उसको इतना इंपॉर्टेंट बना देता है, जो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, सभी के लिए लाजमी हो जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसराइल अगर हाथ से जाता है तो यूरोप जो है वो आपका, उसका जो ट्रेड रूट होगा वो अफ्रीका से आपको घूम के आना पड़ेगा यूरोप को। अब अफ्रीका के घूम के आना इनकी कितना कॉस्टिंग होगी, दुनिया से एक तरफ से यूरोप कट जाएगा। तो सुएज कनाल बनाने के बाद ही यूरोप डेवलप हुआ था, और यूरोप एशिया की ओर बढ़ा था, उसका ट्रेड बढ़ा था। आज एक नया कनाल बनाया जाएगा, वो इसराइल से बनाया जाएगा, इसराइल के हाइफा पोर्ट से जोड़ा जाएगा, और उसी से योजना आईमैक। आपको याद हो हमने 1-2 दिन पहले चर्चा की थी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 पिक्चर दिखाई थी, ये क्रश है और ये ब्लेसिंग है। जो ब्लेसिंग वाली दिखाई थी वो आईमैक को लेकर थी कि अगर आईमैक तैयार हो जाएगा तो ये आईमैक यूरोप के लिए बेटर है। यूरोप इसलिए साथ में इसराइल को साथ दे रहा है, अमेरिका इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि अमेरिका यूरोप के अपने टाइज हैं, और अमेरिका इसकी वजह से, इसराइल की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल रखता है। अगर अमेरिका का कंट्रोल टूटता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में होगा, और एक ग्लोबल पावर, सुपर पावर बनने के लिए चाइना को मदद करेगा। दूसरा क्या है कि आप देखिए इस पूरे वेस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न एशिया का तेल जो है अमेरिका खरीदता नहीं है, यूरोप नहीं खरीदता है, आज चाइना और भारत खरीदता है। और अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म होता है तो चाइना का प्रभाव बढ़ता है, तो चाइना के लिए तो फायदे का सौदा हो जाएगा। तो बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, ग्लोबल इश्यूज होते हैं। तो इसराइल के पीछे आप देखेंगे तो पूरा वेस्ट ब्लॉक जो है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की बात भी सामने आती है, क्योंकि पिछले दिनों जब नसरल्लाह मारा गया, नसरल्लाह को ठिकाने लगाया इसराइल ने, तो ईरान ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया अमेरिका पर कि भैया अमेरिका का हाथ है सीधे तौर पर, क्योंकि इसराइल ने जो बम गिराया और जिस बम से नसरल्लाह मारा गया वो गिफ्ट दिया हुआ था अमेरिका का। नहीं, ये तो आप देखिए जिस समय बेंजामिन नेतन्याहू, आप देखिए यूएनओ में खड़े हैं, और यूएनओ खड़े स्पीच दे रहे हैं,
उसी समय बम गिरते हैं वो। अब बम भी कैसे थे, वो 16 सेकंड में 5 बम गिराए जाते हैं, 16 सेकंड में 5 बम। और वो बम कैसे थे, वो बम थे जो आपका जो ये नीचे जमीन में जो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जिस मतलब बहुत ज्यादा जो कंट्रोल एकदम जगह जो बनाई जाती है, सेफ जोन जो होता है, उस सेफ जोन को भी तहखाने, बंकर जो बनाया जाता है, आप बंकर जो बनाए जाते हैं, तहखाने जो बनाए जाते हैं, बंकर जो बनाए जाते हैं, सेफ जोन जो बनाया जाता है, उसको भी बम ने क्या कर दिया, छेद दिया। बिल्कुल। अब ये जो बम इस प्रकार के थे, ये बम इजराइल के द्वारा बनाए हुए नहीं है, तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि 16 सेकंड में इस प्रकार के बम गिराया जाना। और अमेरिका तो लगातार सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, आप हमस वॉर में आप देखिए तमाम तरह की फंडिंग, और बेंजामिन खुद जाते हैं अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करते हैं, बोलते हैं आप मुझे बम दीजिए, आप मुझे फंडिंग दीजिए, सहायता दीजिए, मैं इस पूरे मिडिल ईस्ट को क्या कर दूंगा, शांत कर दूंगा, पीस कर दूंगा, और इसको वरदान बना दूंगा अमेरिका के लिए। वो इसी के बाद डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू ने कसम भी एक तरीके से कहीं ना कहीं खाई ली थी कि भैया खत्म ही करना है हिजबुल्लाह को, और वो उस रास्ते पर आगे भी बढ़ रहे हैं। ईरान को चेता ही दिया है कि भैया आप तो बीच में आइएगा मत, और तमाम चीजें चली रही हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका मतलब जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमें बताने के लिए, समझाने के लिए आखिर चल क्या रहा है और अब ईरान के साथ आगे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि चेतावनी जो दी गई है सीधे तौर पर ईरान को अब कहीं ना कहीं मिल गई है कि बिल्कुल भी बीच में मत आइए, और लोगों को भी बता दिया गया है कि अपने लीडर्स को मत समझिए क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।